गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने कल भारत का सामान्य परिचय पढ़ लिया है, आज की क्लास में हम भारत की भू संरचना से क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम भारत की भू संरचना की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। और भारत की भू संरचना की सामान्य जानकारी में हम देखेंगे कि पहले भू संरचना होती क्या है। ठीक है, तो भू संरचना कहीं पर भी चट्टानों की संरचना जो होती है, उनका वितरण जो होता है या उनमें जो समानता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? भू संरचना कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं हम, भूमि की जो भी संरचना है वो क्या कहलाएगी? भू संरचना कहलाएगी। जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार कठोर चट्टानी भागों से बना है, तो वो कठोर चट्टानी संरचना है। गंगा का मैदान जलोढ़ मैदान से बना है, मुलायम चट्टानी भाग है, तो वो मैदानी संरचना हो जाएगी। अब हम इसमें शुरुआत करते हैं। भारत की भू संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? सबसे पहले देखेंगे हम प्री कैम्ब्रियन। सबसे पहले कौन सा देखेंगे? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन भारत की नहीं, विश्व की भी सबसे प्राचीनतम चट्टान है। और इनको अगर देखें हम, तो इनका जो निर्माण हुआ है पृथ्वी की प्रारंभिक उत्पत्ति से, जब से पृथ्वी बनी है, अगर सर्वप्रथम कोई चट्टान बनी है तो वो है प्री कैम्ब्रियन चट्टान है। ठीक है, इस प्री कैम्ब्रियन चट्टानों को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में? दो भागों में, क्योंकि यह सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है और सर्वाधिक प्राचीन होने के साथ साथ पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ बनी है, तो इन्हीं को अपन मातृ चट्टानें भी कह सकते हैं। और ये आग्नेय स्वरूप से बनी हुई है। आग्नेय स्वरूप का अर्थ होता है सामान्यतः जब पृथ्वी बन रही थी तो एक आग का गोला थी, उसके ठंडा होने से आपके प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पड़ी है, बनी हुई है। और इन प्री कैम्ब्रियन चट्टानों को हम दो भागों में बांटते हुए पढ़ेंगे। कौन कौन से क्रम है? एक आर्कियन क्रम हो जाएगा और एक धारवाड़ क्रम हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा? एक आर्कियन क्रम और एक धारवाड़ क्रम। ठीक है, आर्कियन क्रम की बात करेंगे हम, तो प्री कैम्ब्रियन का सर्वप्रथम जो रूप है वो कौन सा है? आर्कियन क्रम चट्टान है। ये एक तरह से जो प्री कैम्ब्रियन है उन्हीं की फर्स्ट स्वरूप माना गया है। और ये जो चट्टानें हैं ये एक तरह से मात्र चट्टानें ही है। कौन सी चट्टानें ही है? मात्र चट्टानें ही है। इनकी क्या क्या विशेषता है? तो ये ग्रेनाइट और नीस से बनी हुई है। ग्रेनाइट और नीस का अर्थ होता है जब प्रारंभिक अवस्था में निर्माण हुआ तो पृथ्वी पर आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट चट्टानें ही मौजूद थी। ठीक है, अगर उसी को अगले रूप में देखें तो सामान्यतः कह सकते हैं ये मैग्मा या लावा के शीतलीकरण, मतलब ठंडा होने से बनी है। अब ये मैग्मा और लावा क्या है? तो जब ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, जो अंदर ही जो लिक्विड रहता है उसको मैग्मा कहते हैं। जब वही लिक्विड बाहर आ जाता है तो मैग्मा से क्या बन जाता है? लावा। और इसी लावा के शीतलीकरण से कौन सी चट्टानें बनी हुई हैं? आपके आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी हुई हैं। ठीक है, फिर अगली विशेषता क्या है? ये जीवाश्म रहित है। सीधी सी बात है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के समय कोई जीव जंतु थे क्या? नहीं थे, स्वाभाविक है। और नहीं थे तो फिर वही बात, ये बनी कैसे? जीवाश्म रहित, क्योंकि कोई भी जीव नहीं थे और जब शुरुआती दौर में बन रही थी तो इसीलिए इनको कहा गया जीवाश्म रहित चट्टानें। ठीक है, इनमें किसी प्रकार का जीवाश्म अर्थात जीवों के अवशेष नहीं मिलते हैं। लेकिन इनकी अगली खास बात यह है कि इनमें जो मिलते हैं धात्विक और अधात्विक खनिज मिलते हैं। कौन से खनिज मिलते हैं? धात्विक और अधात्विक खनिज। और इन धात्विक और अधात्विक खनिज की बात करें तो धात्विक खनिज आप जानते ही हो, सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा, आयरन, ये सारे। और अधात्विक में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, अभ्रक, ये सारी चीज़ें इन्हीं चट्टानों में मिलती है। ठीक है, लेकिन इन चट्टानों की गहराई अधिक होने के कारण इनका आर्थिक दोहन नहीं हो पाया है। कैसे? कि ये सर्वप्रथम बनी तो गहराई में होगी, और गहराई में होने के कारण इनका आर्थिक दोहन इतना नहीं हो पाया, न के बराबर कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इनके अनाच्छादन से बनेगी वो चट्टानें थोड़ी ऊपर होगी, अनाच्छादन क्रिया होगी तो अपरदन, अपक्षय जैसी, निक्षेपण जैसी क्रियाएं होगी, और उनसे बनेगी आपकी अगली चट्टानें कौन सी? धारवाड़। कौन सी चट्टानें बनेगी? धारवाड़ चट्टानें बनेगी।
ठीक है। इन धारवाड़ चट्टानों की बात करेंगे तो वही अभी बताया मैंने, आर्कियन के अनाच्छादन, और अनाच्छादन का अर्थ क्या है, अपर्दन। ठीक है, अपर्दन से भी पहले क्या होता है, अपक्षय और निक्षेपण, ये 3 क्रियाएं होती है। ठीक है, लेकिन खास बात है कि अनाच्छादन में 2 ही क्रियाओं को रखा गया है मुख्य रूप से। कौन कौन सी, अपक्षय और अपर्दन। जब चट्टानें अपने स्थान पर टूटकर बिखर जाती है तो वो क्रिया अपक्षय कहलाती है, और जब चट्टानें एक स्थान से टूटने के बाद दूसरे स्थान पर प्रवाहित हो जाती है तो वो अपर्दन कहलाता है, और जब प्रवाहित होने के बाद वापस जम जाती है वहीं जाके तो वो कहलाता है निक्षेपण। ठीक है, मतलब आर्कियन क्रम के अनाच्छादन से अपर्दन, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण से धारवाड़ चट्टानें बनी है। ठीक है, इन धारवाड़ चट्टानों की लगभग वही विशेषता है जो किसकी थी, आर्कियन की। क्यों, क्योंकि ये एक ही चट्टानों का भाग है, प्रीकैम्ब्रियन। ठीक है, अब देखते हैं क्या, तो ये इनके अपक्षय अपर्दन से बनी थी, मतलब आगे कह सकते हैं यही स्वरूप है इनका। दूसरा, ये भी जीवाश्म रहित थी, ये भी जीवाश्म रहित है, इनमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन खास बात यह थी कि यहाँ भी धात्विक अधात्विक खनिज थे, यहाँ भी धात्विक अधात्विक खनिज है। यहाँ दोहन कम हो पाया था, लेकिन ये इनके आगे अगला क्रम है तो इनका आर्थिक दोहन अधिक हुआ है। ठीक है, और आर्थिक दोहन हुआ है, इसीलिए आप देखते हो, जैसे आपने KGF मूवी देखी होगी, उसमें कोलार खान का जिक्र मिलता है। उस कोलार खान में क्या मिलता है, सोना मिलता है, अथवा सोना कौन सी चट्टानों का भाग है, धारवाड़ चट्टानों का। खास बात, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये धारवाड़ क्यों बोलते हैं इसको, तो कर्नाटक में आप डिस्ट्रिक्ट पढ़ोगे, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक में एक कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे अपन, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। उस धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में इन चट्टानों की सर्वाधिक संभावना है, मतलब संभावना क्या, सर्वाधिक है। ठीक है, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं, धारवाड़ चट्टानें कहते हैं। एक तरह से सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, और जब धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है इसलिए इनको क्या कहा जाता है, धारवाड़ चट्टानें भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका आर्थिक दोहन संभव हुआ है, मैंने बता दिया है। आपको KGF मूवी देखना है, इसके अलावा बहुत सारी मूवियाँ बनी हुई है, उनमें आप एग्जाम्पल से देख सकते हो। इन चट्टानों का दोहन हो ही रहा है, कहीं आयरन निकाला जा रहा है, कहीं सोना निकाला जा रहा है, राजस्थान वगैरह में चांदी वगैरह भी निकाली जा रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ वगैरह में क्या आयरन निकाला जा रहा है। ठीक है, जैसे बेला डीला डल्ली राजहरा पढ़ते हो, वो सब इन्हीं चट्टानों का भाग है। एक खास बात ध्यान देने वाली है कि इनका वितरण भी हमें साथ में पढ़ना है। ठीक है, और वितरण की बात करते हैं तो हम देखेंगे, देखो धारवाड़ चट्टानें कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है, और मेन मुख्य रूप से कर्नाटक इसी क्षेत्र में फैला हुआ है, और कर्नाटक में भी कौन सा, कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो कर्नाटक ये पूरा राज्य हो गया, इनकी अधिकता कहाँ पे, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए इनको अपन पढ़ेंगे धारवाड़ चट्टानें। ठीक है, ये खास बात है, और इनका दोहन अधिक हो पाया है। क्यों हो पाया है, क्योंकि ये आपके आर्कियन के अपर्दन से बनी थी, और अपर्दन के कारण ऊपरी क्षेत्र में थी, और इनका दोहन कर लिया हमने, वो गहराई में थी इसलिए उनका दोहन नहीं हो पाया था आर्कियन का। ठीक है, चले आगे चले अपन, और आगे पढ़ते हैं। अब तो वापिस आते हैं अपन पुराण क्रम में। कौन से क्रम में आते हैं, पुराण क्रम। ठीक है, और पुराण क्रम की खास बात है कि ये प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के अगले क्रम में जो चट्टानें बनी हैं वो पुराण क्रम चट्टानें कहलाती है। ये चट्टानें फिर 2 प्रकार की है, कुडप्पा और विंध्यन। कौन कौन से प्रकार की है ये, कुडप्पा और विंध्यन। ठीक है, अब कुडप्पा की विशेषता पढ़ेंगे अपन, और विंध्यन की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो वही, जैसे ये कर्नाटक के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में मिल रही थी सर्वाधिक, बाकी और भी छोटे छोटे क्षेत्रों में मिलती है, अरावली में भी मिलेगी, आपके सतपुड़ा में भी मिलेगी। ठीक है, आपके नॉर्थ ईस्ट में शिलांग के पठार में भी मिलेगी, लेकिन सर्वाधिक कर्नाटक में मिल रही थी। इसी प्रकार ये जो सर्वाधिक मिलती है आंध्र प्रदेश के
कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट में, और वो क्षेत्र कहलाता है आपका रायलसीमा क्षेत्र। क्या कहलाता है? रायलसीमा क्षेत्र। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश का कुडप्पा। इसलिए इन चट्टानों का नामकरण भी कैसे हुआ? उस डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही, जैसे धारवाड़ का हुआ था कुडप्पा क्रम। ठीक है, अब इन चट्टानों की भी विशेषता है कि ये इनके अपक्षय अपर्दन निक्षेपण से, अर्थात अगले क्रम में बनी है अनाच्छादन की क्रिया से, तो इनमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ अवसादी संरचनाएं मिलती है, इसलिए इन चट्टानों को जीवाश्म रहित अवसादी चट्टानें कहा गया है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अवसादी मतलब जिनमें अवसाद की मात्रा मिलती है। ठीक है, इन चट्टानों में आप देखोगे तो इसमें धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दोनों मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर संरचना में अधात्विक खनिज देखने को मिलते हैं, और अधात्विक के अलावा इनकी एक और खास विशेषता, इसमें बहुमूल्य खनिज भी मिलते हैं, या इनको हम बहुमूल्य पत्थर कह सकते हैं, क्योंकि पत्थर भी एक खनिज है, तो बहुमूल्य पत्थर भी मिलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा हीरा, कहाँ से मिलता है? आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक खदान थी गोलकुंडा, ये गोलकुंडा हीरो के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? और आपने एक प्रसिद्ध हीरा तो पढ़ा ही होगा, कौन सा? कोहिनूर। और वो कोहिनूर आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खदान से ही मिला है। अर्थात आंध्र प्रदेश में कौन सी चट्टान है सर्वाधिक? कुडप्पा है, एक तरह से कह सकते हैं। इनमें बहुमूल्य पत्थर या बहुमूल्य खनिज भी पाए जाते हैं। इसके अलावा, हीरा के अलावा आपने कुछ और भी पढ़े होंगे। ठीक है, कौन कौन से? तो आप देखोगे हीरा हो ही गया अपना, पन्ना। ठीक है, पन्ना के अलावा आपके हो गया गोमेद, माणिक। ये सब जो नग पहनते हैं आप, ठीक है, वो सारे नग इन्हीं चट्टानों में मिलते हैं लगभग। ठीक है, हीरा, पन्ना, गोमेद, मणिक और भी बहुत सारे नग हैं, वो बहुमूल्य पत्थर है, वो सारे आपके कौन से में मिलते हैं? कुडप्पा क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है, और आप उन्हीं चट्टानों को ज्योतिषी के अनुसार हाथों में धारण करके अपनी किस्मत आजमाते हो। ठीक है, तो आप भैया यहाँ जाके अपनी किस्मत आजमा लेना। ठीक है, और मौका मिले तो हमारे लिए भी ले आना। ठीक है, तो ये हुई आपकी कौन सी चट्टानें? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है, अगले क्रम की चट्टानें कौन सी हो जाएगी? आपके विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, और इस विंध्यन क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे हम, तो आपके इनकी विशेषता भी जानते जाएंगे साथ में। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं कुडप्पा के, वही अनाच्छादन से बनी हुई है। देखो, ठीक है, अब कुडप्पा आंध्र प्रदेश में मिल रही थी सर्वाधिक, बाकी भी सब भागों में मिलेगी। वही अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन, आपके छोटा नागपुर क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में मिलेगी। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से कुडप्पा में मिल रही थी, इसलिए उनका नामकरण क्या हुआ? कुडप्पा। यह मुख्य रूप से विंध्य क्षेत्र में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? विंध्य क्षेत्र में। इसलिए विंध्य कगार में इनको बोला जाता है, ये एमपी राजस्थान से बिहार तक फैली हुई है। कहाँ से? एमपी राजस्थान से बिहार तक फैली हुई है। और ये कगार मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका मंद ढलान जो है उत्तर की ओर है। जब किसी पर्वत का एक तरफ तीव्र ढलान होता है और एक तरफ मंद ढलान होता है तो वो कगार कहलाता है। जैसे पश्चिमी घाट का तीव्र ढलान पश्चिम की ओर है और मंद ढलान किधर की ओर है? पूर्व की ओर है। ऐसे कैसे विंध्यन पर्वत श्रृंखला जो है उसका मंद ढलान उत्तर की ओर है और तीव्र ढलान दक्षिण की ओर है, इसलिए उसको कहा गया है कगार। और इसी विंध्य कगार में आपके मध्य प्रदेश राजस्थान से बिहार के सासाराम, जहाँ पर आप क्या पढ़ते हैं? किसकी समाधि स्थली है? आप पढ़ोगे इतिहास में तो शेरशाह सूरी, और उसका जो मकबरा बना हुआ है वो इन्हीं क्रम की चट्टानों से बना हुआ, आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा। तो ये बिहार तक सासाराम तक फैली हुई। कहाँ तक? सासाराम, जहाँ पर आपके शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। क्लियर है? चलें आगे। और ये कुडप्पा के अनाच्छादन से बनी थी, तो कुछ कुछ विशेषता कुडप्पा की भी होगी इसमें। ठीक है, क्या क्या विशेषता? वही धात्विक खनिज थोड़े कम हो जाते हैं और धात्विक खनिज बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभ्रक, सीसा वगैरह बढ़ जाते हैं और धात्विक कम हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी बहुमूल्य पत्थर मिलेंगे आपके, जैसे आपने पढ़ा होगा एमपी में पन्ना, सतना, रीवा, ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
तो बहुमूल्य पत्थर इसमें भी मिलते हैं, खास बात ये है इनकी। फिर आगे बढ़ते हो, ये बहुमूल्य पत्थर तो मिलते ही है, इनमें कुछ और पत्थर भी मिलते हैं जैसे बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। और ये दो पत्थर ऐसे हैं कि ये यहाँ की अन्य विशेषताओं को भी प्रभावित करते हैं। कैसे? जहाँ बलुआ पत्थर मिलते हैं वहाँ पर भवन निर्माण सामग्री जितनी भी होगी वो इन्हीं पत्थरों से निर्मित होगी। और इस क्षेत्र में देखोगे बड़े बड़े जो किले वगैरह बनाए गए हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। ठीक है, आप ग्वालियर का किला देख लो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से। क्यों? ग्वालियर का किला ईंटों से क्यों नहीं बना है? क्योंकि इस क्षेत्र में क्या मिल रही थे आपके? बलुआ पत्थर, वो भी लाल वाला। ठीक है, तो ये खास बात है। फिर आप देखोगे इन्हीं चट्टानी क्षेत्रों में चूना पत्थर भी मिलता है, और जहाँ चूना पत्थर होगा वहाँ सीमेंट उद्योग होगा। और आप पढ़ते हो एमपी में, ठीक है, नीमच डिस्ट्रिक्ट से लगाकर आपके लास्ट में सीधी सिंगरौली तक जाओगे तो पूरी विंध्य श्रृंखला में आपको सीमेंट उद्योग मिलेगा। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को पढ़ते पढ़ते अपन आगे बढ़ते हैं। हीरा में भी मध्य प्रदेश प्रथम है, बलुआ लाल बलुआ पत्थर निकालने में भी प्रथम स्थान पे आता है, और चूना पत्थर से सीमेंट उद्योग बनता है, और आपके असंख्य फैक्ट्रियाँ आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है जहाँ से आपके सीमेंट बनाई जाती है इसी चूना पत्थर से। और भी कच्चे माल के रूप में चीज़ें यूज़ होती है, लेकिन मुख्य कच्चा माल चूना पत्थर होता है। भवन निर्माण सामग्री में भी और भी कच्चा माल यूज़ होता है, लेकिन मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी विशेषता हुई? विंध्यन क्रम की चट्टानों की। ठीक है, अब कुडप्पा और विंध्यन क्रम का अपन वितरण भी देख लेते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, जैसे मैंने अभी धारवाड़ का बताया था, ये कर्नाटक के कहाँ पर थी? धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में थी। तो देखो उसके जस्ट पूर्व में आंध्र प्रदेश आ जाता है, और आंध्र प्रदेश में देखोगे आपके कौन सी चट्टानें मिलेगी? कुडप्पा चट्टानें मिलेगी। देखो, और आपके देखो मैंने बताया था एमपी राजस्थान से बिहार के सासाराम तक कौन सी मिलेगी? विंध्य चट्टानें मिलेगी। क्लियर है? तो आप देखोगे इनका वितरण भी देखते जाओ। ये मुख्य रूप से वितरण बता रखा है मैंने। इसके अलावा हर ये चट्टानें भी थोड़े बहुत इधर भागों में मिलेगी, यहाँ मिलेगी, ये चट्टानें भी इधर भागों में मिलेगी, यहाँ मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इनके अपर्दन अपक्षय निक्षेपण से ही तो अगली चट्टानें बनती जा रही है, और जब अगली चट्टानें बनती जा रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो वितरण मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रखना है। धारवाड़, कुडप्पा हो गई और विंध्यन हो गई। ठीक है, अब फिर आगे पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, अब कौन सी पढ़ेंगे अपन? अब पढ़ेंगे अपन कैम्ब्रियन क्रम हो गई, पुराण क्रम हो गई, द्रविड़ियन क्रम। कौन सी पढ़ेंगे हम? द्रविड़ियन क्रम। और द्रविड़ियन क्रम की कुछ ज़्यादा विशेषता नहीं याद रखना है अपने को, छोटा सा पॉइंट याद रखना है, यह हिमालय की गहराई में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये? हिमालय की गहराई में। ठीक है, और नाम द्रविड़ियन है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही होता है, नाम द्रविड़। द्रविड़ का मतलब होता है दक्षिण। तो जितने भी अपने दक्षिण भारत के राज्य है उनको हम द्रविड़ संस्कृति या द्रविड़ राज्य कहते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, ठीक है, आंध्र प्रदेश। लेकिन खास बात यह कि जो चट्टानें जो है द्रविड़ क्रम की वो हिमालय की गहराई में मिलेगी, तो इतना सा याद रखना। और जब हिमालय की गहराई में मिलेगी तो अध्ययन हो पाएगा क्या? जब हिमालय का अध्ययन पूरा नहीं हुआ तो गहराई में कौन जाना चाहेगा? सीधी सी बात है। तो जब गहराई में पाई गई है तो इनका अभी तक इतना कोई अध्ययन ज्ञात नहीं है। ठीक है, केवल इतना याद रखना है। और ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। नाम द्रविड़ियन है, मिलती हिमालय की गहराई में, और हिमालय तो उत्तर में है। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। क्लियर है? उसके बाद फिर कैम्ब्रियन से पुराण बनी, पुराण से द्रविड़ियन बनी, द्रविड़ियन से आर्यन बनी। अगला क्रम कौन सा हो जाएगा? आर्यन क्रम की। और सबसे नवीनतम चट्टानें कौन सी है आपके? आर्यन क्रम की चट्टानें। सबसे नवीनतम चट्टानें कौन सी है आपकी? आर्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, और जब सबसे नवीनतम है, सबसे बाद में बनी है, तब तक पृथ्वी पर जीव जंतु भी पैदा हो गए थे, वनस्पति भी हो गई थी, सभी चीज हो गई थी। तो इनमें क्या मिलेंगे आपको? जीवाश्म मिलेंगे। ये खास बात है, इनमें क्या मिलेंगे आपको? जीवाश्म मिलेंगे। और इनमें जीवाश्म मिलेंगे तो इनको हम फिर और अलग अलग भागों में भी बांट के पढ़ेंगे। कैसे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, और फिर इनका वितरण भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन
गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, और ठीक है। अब गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ये बनी कब है। ठीक है, और बनी कब है तो इनके इसमें लिखा हुआ है ये कार्बोनिफेरस युग में बनी हुई है। और किस युग के बीच? कार्बोनिफेरस से जूरेसिक युग के बीच बनी हुई है। ठीक है, कार्बोनिफेरस से जूरेसिक युग के बीच कौन सी चट्टानें बनी हुई हैं आपकी? गोंडवाना चट्टानें। ये गोंडवाना चट्टानें आर्यन चट्टानों का ही भाग है, ध्यान रख लेना। आर्यन को 4 भागों में बांट रहे हैं अपन, गोंडवाना, दक्कन, टर्शियरी और क्वार्टनरी। ठीक है, उनमें से सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? गोंडवाना चट्टानें पढ़ रहे हैं। गोंडवाना चट्टानें किस चट्टानों का भाग है? आपके आर्यन क्रम की चट्टानों का। और ये कब से कब तक बनी हुई है? कार्बोनिफेरस से जूरेसिक युग तक बनी हुई है। कार्बोनिफेरस से जूरेसिक युग तक जो चट्टानें बनी हुई है वो गोंडवाना। और नाम से ही पता चल रहा है कार्बोनिफेरस से मतलब इसमें कार्बन की मात्रा होगी, और कार्बन के ही अपरूप पढ़ते हैं अपन कौन कौन से? कोयला, हीरा वगैरह। ठीक है, तो इनमें क्या मिलेगा आपको? कोयला मुख्य रूप से मिलेगा। ठीक है, और जीवाश्म मैंने बोल दिया सबसे लास्ट में बनी है, तो इनमें जीवाश्म की भी अधिकता मिलेगी, इसलिए जीवाश्म प्रधान चट्टानें भी कहलाएगी। ठीक है, और जूरेसिक युग तक तब तक जब तक डायनासोर थे। जूरेसिक काल पढ़ते हो आप, नहीं देखा हो कभी तो एक मूवी देख लेना जुरासिक पार्क, वहाँ से आपको पूरे जूरेसिक युग की स्थिति पता चल जाएगी। ठीक है, तो उससे उसी क्रम में आपके जब चट्टानें बनी थी तो वो आपके गोंडवाना चट्टानें कहलाई थी। एक आप खास बात पढ़ते हो, भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यहाँ गोंडवाना चट्टानें पढ़ा रहा हूँ मैं, गोंडवाना लैंड। आप वेगनर का सिद्धांत पढ़ते हैं, उस वेगनर के सिद्धांत में अंगारा लैंड आता है ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग आता है दक्षिण वाला गोंडवाना लैंड। और भारत जो बना है गोंडवाना से बना हुआ है, मतलब अफ्रीका से अलग होकर बने अपन। ठीक है, तो इतना सा यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है। ये गोंडवाना चट्टानें हैं और वो गोंडवाना लैंड का भारत का प्रायद्वीपीय भाग बना हुआ है जो है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे कोयले के भंडार है, तो कोयले के भंडार कहाँ कहाँ है भैया भारत में? क्योंकि यहीं से आपकी पूरी इकोनॉमी तय होगी कोयला पर आधारित। ठीक है, कैसे? क्योंकि एनर्जी का सबसे मुख्य स्रोत भारत में अभी कोयला ही है। ठीक है, और कोयला कहाँ कहाँ मिलता है? तो दामोदर घाटी। कहाँ मिलता है आपके? मुख्य रूप से दामोदर घाटी। इस दामोदर घाटी जो है ये झारखंड में स्थित है, और झारखंड में इसी दामोदर घाटी के आसपास जो क्षेत्र है वो है छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर, ये नागपुर शहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नागपुर शहर महाराष्ट्र में है, और झारखंड में जो पठार विस्तारित है भौगोलिक रूप से उसका नाम छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, इस छोटा नागपुर के पठार के बीच दामोदर घाटी, दामोदर नदी बहती है, और इस दामोदर नदी घाटी में ही आपके भारत में सर्वाधिक कोयला मिलता है। इसलिए इसी क्षेत्र को कहा जाता है आपके भारत का रूर। क्या कहा जाता है इसको? भारत का रूर। रूर क्या है? तो जर्मनी में आप देखोगे रूर नदी घाटी है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। वैसे कि वैसे भारत में दामोदर घाटी है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो यह दामोदर घाटी कौन से क्षेत्र में है? छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में। इसलिए आपके इसी क्षेत्र को भारत का रूर कहा जाता है, या इसको खनिजों का आश्चर्य भी कहा जाता है। क्यों? यहाँ पर गोंडवाना चट्टानों के अलावा मैंने बताया था अभी सारी चट्टानें मिलेगी, और सारी चट्टानें मिलेगी तो धात्विक खनिज भी मिलेंगे और अधात्विक खनिज भी मिलेंगे। ठीक है, तो इस छोटा नागपुर के पठार की खास विशेषता, यहाँ सभी प्रकार के खनिज मिलते हैं, जैसे कि आयरन भी मिलता है। इसलिए भारत का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा आयरन का पहला कारखाना जमशेदजी टाटा ने लगाया था। ठीक है, कहाँ पर? जमशेदपुर में। ठीक है, तो क्यों लगाया था आयरन का कारखाना वहाँ पे? क्योंकि आयरन वहीं मिल रहा है। इसके अलावा आप पढ़ोगे एल्यूमिनियम के कारखाने भी मिलेंगे वहीं पे। ठीक है, आपके अन्य जितने भी बड़े बड़े खनिज के भंडार है वो सब इसमें मिलेंगे आपके। ठीक है, इसलिए इसको भारत का रूर भी कहा जाता है कोयले के कारण, और खनिजों का आश्चर्य कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के खनिज मिलते हैं। ठीक है, तो अपन अभी कोयले की बात कर लेते हैं। दामोदर घाटी में मिल रहा है, फिर कहाँ मिल रहा है? महानदी घाटी में मिल रहा है। महानदी घाटी कहाँ है? ओडिशा में बहती है। ठीक है,
तो इस पर भी आपके कोयला मिल रहा है। फिर केजी बेसिन का नाम सुना होगा, कृष्णा गोदावरी बेसिन, वहाँ कोयला भी मिलता है। कोयले के साथ साथ इन ये जीवाश्म प्रधान चट्टानें थी, और जब जीवाश्म प्रधान थी तो इसमें अवसादीकरण इनका ज़्यादा हुआ है, और अवसादीकरण होने से यहाँ पर पेट्रोलियम भी मिलेगा और प्राकृतिक गैस भी मिलेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी मिलेगी केजी बेसिन, इसलिए केजी बेसिन आपके तीनों के लिए जाना जाता है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर महानदी बताई दिया, और मध्य प्रदेश पढ़ रहे हो तो आपको नर्मदा सोन घाटी भी पढ़ना है। ठीक है, नर्मदा घाटी सतपुड़ा वाला कोयला क्षेत्र आ जाता है, और सोन घाटी मध्य भारत क्षेत्र आ जाता है जहाँ कोयला उत्पादित होता है। ठीक है, तो ये आपको ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है। क्लियर है? तो इतना हो गया। ये सब जो चट्टानें पढ़ी अपनों ने, ये गोंडवाना प्रकार की चट्टानें थी, कार्बोनिफेरस से जूरासिक युग में बनी, जीवाश्म प्रधान थी, अवसादीकरण हुआ इनका, इसलिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस भी मिल रहे हैं। और कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? दामोदर घाटी, महानदी घाटी, केजी बेसिन, नर्मदा सोन घाटी। सर्वाधिक कहाँ मिल रहे हैं? दामोदर घाटी में। उसी क्षेत्र को भारत का रूर कहा जाता है, और रूर जर्मनी की नदी, ये ध्यान रख लेना, जो कोयले के प्रसिद्ध है। भारत में दामोदर कोयले के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको भारत का रूट बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट यहाँ से याद रखना है। अब अगली क्रम की चट्टानें पढ़ते हैं अपन, कौन सी? दक्कन। ठीक है, और दक्कन क्रम की चट्टानें अगले क्रम में बनेगी वापस। और इनका खास बात यह है कि ये जो बनी हुई है, नाम से पता चल रहा है दक्कन मतलब दक्षिण, लेकिन मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में इनका विस्तार मिलेगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। और कब से कब तक? क्रिटेशियस से इयोसिन युग तक इनका निर्माण हुआ है। कौन सा युग आ जाएगा? ये युग खत्म होते हैं, इसके बाद क्रिटेशियस युग होता है, इयोसिन युग होता है, उस युग में इनका निर्माण होता है। ठीक है, और बनी कैसे? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से बनी हुई है। कौन से उद्भेदन से बनी हुई है? ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से। ठीक है, और दरारी उद्भेदन की खास विशेषता ये है कि इसमें लावा पतला होता है। आप ज्वालामुखी के उद्भेदन पढ़ोगे, दो होते हैं, केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन में लावा जाड़ा होता है, ठीक है, या मोटा होता है, या जिसमें किसकी शांता की अधिकता होती है। ठीक है, ये पतला होता है, और जब पतला होगा तो दूर तक फैलेगा, और दूर तक बोलेगा तो ये पठार का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? पठार। इसलिए आप कहीं ना कहीं दक्कन का पठार भी पढ़ोगे आगे चल के। ठीक है, जो आपके किससे बनेगा? ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से। इसमें एक क्षेत्र भी आएगा आपके मालवा का पठार, जो एमपी के लिए महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में 11 नंबर में एमपीपीएससी मेंस क्वेश्चन पूछ चुकी है, मालवा के पठार की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बस जब आपको पता है मालवा का पठार किससे बना है? ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से। ठीक है, कौन सी क्रम की चट्टानें हैं? दक्कन क्रम की चट्टानें मिलती है। कब बनी है? क्रिटेशियस से इयोसिन युग में बनी हुई है। बस यही चीज़ें वहाँ लिखनी थी, और उस अपनी एमपी की विशेषता डालनी थी वहाँ पे। अब ये ध्यान रख लेना, ये दरारी उद्भेदन का जब हुआ और लावा ठंडा हुआ, चारों तरफ फैल गया, तो ये आपके चट्टानें बन गई। और ये बनी हुई कैसी है? बेसाल्टिक लावा के ठंडा होने से, इसलिए इसको बेसाल्ट चट्टानों का भाग भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, दक्कन क्रम की चट्टानों को क्या भी बोला जाता है? बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टानें भी पढ़ोगे आप। ठीक है, तो ये बेसाल्टिक लावा से बनी हुई, बेसाल्टिक लावा ठंडा होने से बनी हुई, और ये काले रंग की होती है। इसलिए जब भी आप देखोगे तो इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलेगी? खास बात है ये काली मिट्टी। क्यों? ये बेसाल्टिक लावा ठंडा होगा, काला होगा, और बाद में इसका अनाच्छादन होगा तो किस में बदल जाएगा? काली मिट्टी में। और इस काली मिट्टी की जो जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, साथ ही साथ इसमें गीले होने पर एकदम फूल जाती है, और सूखने पर वापस क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। इसलिए इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, या स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ये सब आपके फैक्ट है। और कभी कभी इसको कपासी भी कहा जाता है, क्योंकि इस काली मिट्टी जो होती है कपास के उत्पादन के लिए सबसे अधिक योग्य होती है, तो काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी। और मालवा के पठार में
कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। MPPSC प्रीलिम्स इससे 2021 वाले में क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, गहरी काली भी मिलती है, मध्यम काली भी मिलती है, छिछली काली भी मिलती है। ठीक है, कहाँ पर? मालवा के पठार में। तो मालवा का पठार किससे बना हुआ है? ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से। कौन सी चट्टान है? बेसाल्टिक चट्टान है। क्यों? क्योंकि बेसाल्टिक चट्टानें बेसाल्टिक लावा के ठंडा होने से बनी है। और जिनका अनाच्छादन हो गया तो वहाँ क्या बन गई है? काली मिट्टी, जो कहाँ पाई जाती है? दक्कन के, मुख्य रूप से दक्कन और मालवा के पठार में पाई जाती है। और इनको अलग अलग नाम से पढ़ रहे थे अपन, क्योंकि ये इसकी खास विशेषता है। ठीक है, तो ये हुई आपकी दक्कन की चट्टानें। और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में इसका सर्वाधिक विस्तार मिलेगा। और महाराष्ट्र, गुजरात में सर्वाधिक विस्तार मिलेगा। कपासी मिट्टी बोलेंगे इसको। और कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वही गुजरात, महाराष्ट्र। इसलिए देखोगे जहाँ कपास की खेती होगी वहाँ सूती वस्त्र उद्योग भी होगा। और आप भारत में सबसे प्राचीनतम रूप में जाओगे तो सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ है? आपके इसी क्षेत्र में हुआ है। बम्बई में कावस जी डागर ने लगाया था सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। क्लियर है? चलें आगे। अब थोड़ा सा अगली चट्टानों पे आ जाते हैं अपन। अगली चट्टानें कौन सी है आपकी? टर्शियरियम की। ठीक है, टर्शियरी क्रम की चट्टानें। ठीक है, अब टर्शियरियम की चट्टानें कैसे बनी हुई है? ईओसीन से प्लायोसीन युग में बनी हुई है। कब बनी हुई है ये? ईओसीन से प्लायोसीन युग में। ठीक है, ये इनके भी बाद बनी हुई है। ठीक है, और ख़ास बात है ये कि ये बनी कहाँ पर है? हिमालय में। और हिमालय में कैसे बनी हुई है? 33 सागर में वलन पड़ने से। जब हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सीधा सा बात है, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ऊपर वाला अंगारा लैंड का हिस्सा था, जो रशिया चाइना है, यूरेशिया जिसको बोलते हैं अपन। तो गोंडवाना लैंड वाला भाग किससे टकराया? अंगारा लैंड वाले से टकराया। और बीच में वहाँ पर जो एक सागर हुआ करता था जिसका नाम था 33 सागर, उस 33 सागर में जो मिट्टी थी वो ऊपर उठी, अर्थात वलन पड़ा उसमें, और निर्माण किसका हुआ? हिमालय का। तो उस हिमालय में कौन सी चट्टानें मिलेगी? टर्शियरी क्रम की चट्टानें मिलेगी। इन चट्टानों की खास विशेषता पढ़ेंगे अपन। क्या होगी? ये मुलायम होगी बहुत। क्या होगी? ये मुलायम होगी। और जब मुलायम होगी तो सर्वाधिक अपर्दन होगा इनका। क्या होगा? सर्वाधिक अपर्दन। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है, प्रीलिम्स मैथ्स में बिल्कुल लाइन टू लाइन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है आपको। मुलायम चट्टानें हैं, सर्वाधिक अपर्दन होता है इनका। इसलिए आप देखोगे भूस्खलन की जितनी भी ज़्यादातर घटनाएं होती है वो आपके मध्य प्रदेश में नहीं होती है, हिमालय क्षेत्र में होती है। अभी हाल ही में देखोगे आप कितनी बारिश से हिमाचल प्रदेश की हालत कैसी हो गई थी। क्यों? भूस्खलन की घटनाएं हो रही थी। उत्तराखंड 4 धाम पढ़ते हो आप, वहाँ जब देखोगे तो लैंडस्लाइड आए दिन होती रहती है और यात्रा मार्ग बाधित होते रहते हैं। क्यों होती है लैंडस्लाइड या भूस्खलन? क्योंकि ये कौन सी चट्टानें है? मुलायम चट्टानें। और कहाँ मिल रही है? हिमालय में मिल रही है। बनी कैसे है? 33 सागर में वलन से बनी हुई है। ठीक है, और भूस्खलन तो होता ही है इनका। इनकी एक और खास विशेषता, इनमें जीवाश्म भी पाया जाता है और इनमें खनिज भी पाए जाते हैं। इसलिए हिमालय में इन क्षेत्रों में जाओगे कहीं कहीं कोयले के भंडार भी मिलेंगे, निम्न वाले क्षेत्रों में, निम्न जो कम ऊंचाई वाले हैं, और कहीं कहीं आपको अन्य खनिजों के भंडार भी मिलेंगे जैसे आयरन वगैरह के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इनमें जीवाश्म भी पाया जाता है, तो कोयला भी मिलेगा, और खनिज पर संपन्न है, अर्थात अन्य खनिज लोहा तांबा ये भी मिलेंगे इनमें। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता याद रखना है। कौन सी क्रम की? टर्शियरी क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये छोटे सा पॉइंट इसके बारे में याद रखना है। फिर अगले क्रम की चट्टानें कौन सी पढ़ेंगे अपन? तो क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्वार्टनरी क्रम की खास विशेषता क्या हो जाएगी आपके? पढ़ोगे आप तो ये बनी है प्लीस्टोसिन से होलोसिन काल में। देखो सबके काल अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अन्य एग्जाम देते हो आप तो वहाँ काम में आएगा। कार्बोनिस से जूरेसिक में गोंडवाना बन रही थी, क्रिटेशियस से ईओसिन में दक्कन बन रही है, ईओसिन से प्लायोसिन में टर्शियरी बन रही है, और प्लीस्टोसिन से होलोसिन में क्वार्टनरी बन रही है। कौन सी बन रही है आपके? क्वार्टनरी। ठीक है, अब इनकी क्या विशेषता है? जब इन चट्टानों का अपर्दन हुआ तो ये चट्टानें हिमालय से कहाँ पर आई? ठीक है, निचले वाले क्षेत्रों में आई, और निचले वाले क्षेत्रों में इन्होंने निर्माण किया है एक जलोढ़ बड़े मैदान का।
जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनसे बना हुआ है। ठीक है, कैसे इन चट्टानों का जब टर्शियरी का अपरदन हुआ तो ये मैदानी क्षेत्र में आके जमती गई अगले क्रम में, और ये क्या कहलाई, क्वाटरनरी चट्टानें कहलाई। ठीक है, तो ये जलोढ़ मैदानी भाग क्षेत्र में मिलेगी आपके। और देखो टर्शियरी के निक्षेपण से बनेगी, क्यों, टर्शियरी का अपरदन हो रहा था भूस्खलन से, वो चट्टानें पानी द्वारा, देखो हिमालय की नदियाँ कितना मिट्टी बहा कर लाती है अपने साथ। कहा जाता है कि गंगा नदी 14 लाख टन और ब्रह्मपुत्र नदी जो है 7 लाख टन प्रति वर्ष अवसाद लाती है। ठीक है, और इतने अवसाद लाती है तो बड़े बड़े मैदानों का निर्माण करेगी। तो आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु का मैदान देख लो, विश्व का सबसे बड़ा मैदान है। ठीक है, और सर्वाधिक उपजाऊ भी है, ये खास बात है। क्यों, इन मिट्टी के अपरदन से बना हुआ, लगातार हर बार नई मिट्टी जमा होती गई और ये उपजाऊ क्षमता बढ़ती गई इसकी। इसलिए यहाँ देखोगे आप तो कृषि कार्य भी मिलेंगे। और कृषि कार्य एक और कारण क्यों है, इनमें जल संचयन क्षमता अधिक मिलेगी। क्यों, यह जमती जाएगी और यहाँ जो हिमालय से नदियाँ जो आ रही है वो सदा नीरा नदियाँ हैं, और जब सदा नीरा नदियाँ हैं तो यहाँ पर पानी का लगातार बहाव बनता रहेगा और ये लगातार जमती जाएगी, और इसके अंदर भूगर्भ में भी जल स्तर अच्छा मिलेगा। और जब जल संचयन क्षमता अधिक होगी, कृषि भी कार्य भी अच्छे होंगे, पानी भी उपलब्ध है आपको, खाना भी उपलब्ध है, तो वहीं तो रहना पसंद करोगे आप, या आपको कहीं रेगिस्तान में रहना पसंद करोगे जहाँ क्या है, खाना पानी। इंसान को 2 ही चीज़ चाहिए मेन, इसी के लिए सारा अथक प्रयास कर रहे हैं अपन। ठीक है, और इसलिए देखोगे यहाँ पानी भी है, खाना भी है, तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं चट्टानी क्षेत्रों में मिलेगी आपके। देख लो भैया, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, लोकसभा की कितनी सीटें, विधानसभा की कितनी सीटें, कल्पना ही नहीं कर सकते हो आप। क्यों, क्यों जनसंख्या इतनी अधिक है, खाना पानी पर्याप्त है। खाना पानी क्यों पर्याप्त है, क्वाटरनरी चट्टानें हैं। ठीक है, टर्शियरी के निक्षेपण से बनी है, तो परतदार है, परतदार है तो पानी ही पानी है, नदियाँ भी लगातार बह रही है, और जब कृषि भी कार्य भी संपन्न हो रहे हैं तो जनसंख्या ही जनसंख्या होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये खास बात है। तो ये चट्टानें हो गई आपकी क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। ठीक है, अब इनका वितरण भी देख लेते हैं अपन, कहाँ कहाँ है। देखो मैप में, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से शॉर्ट में देख लेते हैं अपन सब चीज़। देखो सबसे पहले गोंडवाना चट्टान है, सबसे पहले कौन सी, आर्यन क्रम में अपनों ने गोंडवाना चट्टानें पढ़ी है। ठीक है, देखो भारत का भाग याद रखना है, कौन से भाग में स्थित है। ठीक है, फिर गोंडवाना के बाद कौन सी पढ़ी अपनों ने, देखो दक्कन। ठीक है, और फिर दक्कन के बाद कौन सी पढ़ी अपनों ने, टर्शियरी। देखो हिमालय पूर्वोत्तर में मिल रही है, और देखो क्वाटरनरी कहाँ मिल रही है, गंगा के मैदान में मिल रही है। और जितने भी तटीय मैदान, क्योंकि ये जलोढ़ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होगी, और जहाँ जहाँ नदियाँ मिट्टी जमा करती जाएगी, तो आप यहाँ देखोगे गंगा ब्रह्मपुत्र तो यहाँ निर्माण कर रही है। ठीक है, इधर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब अपने साथ इनका थोड़ा थोड़ा अपरदन करके यहाँ संकरे मैदानों का निर्माण कर रही है। कुछ पश्चिमी घाट की छोटी छोटी नदियाँ और भी संकरे मैदान का निर्माण कर रही है, देखो। ठीक है, तो ये जलोढ़ मिट्टी मिल रही है इन क्षेत्रों में। और ये कौन से क्रम की चट्टान है, क्वाटरनरी क्रम की चट्टान है। ठीक है, इस तरह देखोगे आप तो अपनों ने भारत की भू संरचना की पूरी जानकारी पढ़ ली है। सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन, उसमें आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें पढ़ी अपनों ने। फिर पुराण क्रम पढ़ा, उसमें कुडप्पा और विंध्यन क्रम पढ़ा। फिर अपनों ने द्रविडियन पढ़ा हिमालय की गहराई में। फिर अपनों ने आर्यन क्रम पढ़ा, जिसमें गोंडवाना, दक्कन, टर्शियरी और क्वाटरनरी पढ़ी। फिर इनका अलग अलग काल में निर्माण हुआ, अलग अलग विशेषताएँ, वो सारी भी अपनों ने पढ़ी इनमें। ठीक है, और साथ ही इसमें देखोगे अपनों ने एक डायग्राम के द्वारा सारी जो चट्टानी क्रम था उनका वितरण भी देख लिया। ठीक है, जैसे धारवाड़ क्रम, देखो आप बोलोगे आर्कियन क्यों नहीं बनाया, छोटा सा क्वेश्चन उठेगा दिमाग में, क्योंकि आर्कियन मैंने बताया था गहराई में मिलेगी, और गहराई में मिलेगी तो गहराई का डायग्राम तो बन नहीं सकता, उसके ऊपर कौन सी मिलेगी, धारवाड़, तो धारवाड़ बना दिए। ठीक है, फिर धारवाड़ आपके कौन सी हो गई थी, प्री कैम्ब्रियन हो गई थी। पुराण में अपनों ने 2 पढ़ी थी, कुडप्पा और विंध्यन, और दोनों की विशेषताएं भी पढ़ ली थी। तो ये इनका डायग्राम भी बना लेना अच्छे से। ठीक है, फिर
अब ये फिर वही, ये गहराई में थी, बनाई नहीं थी, ऊपर कौन सी थी, टर्शियरी चट्टानें थी, इनका अपर्दन हो रहा है लगातार, और ये निक्षेपित होकर क्या बना रही, क्वार्टरी चट्टानें बना रही है। ठीक है, तो ये एक तरह से भारत की क्या हुई, भू संरचना हुई, जिसको अच्छे से याद रखना है। ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, और मेंस में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट हुए अपने। आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं, अगली क्लास में अपन भारत के भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।